जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर हो गया जल संसाधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फिगर में एक वार्तालाप के बारे में चर्चा किया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अर्थात जो पृथ्वी है उसका 3 अनुपात में से 2 अनुपात मान के चलिए 70% के आसपास में पृथ्वी ढका हुआ है जल से, और 30% के लगभग में पे भूमि है पृथ्वी पर। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ जो सतही जल और जो अलवणीय और लवणीय की बात यहाँ पर जो किया जा रहा है, अर्थात 100% जल में से लगभग 97% जल की जो मात्रा है वो लवणीय है, अर्थात लवण युक्त जल है, और जो 3% ही ऐसे जल है जो कि उपयोग के लायक है। ठीक है, उसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं। आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेकों देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे? ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब जल की मात्रा पृथ्वी पर इतनी है तो बहुत सारे देश में जल की चिंता क्यों है, अर्थात वहाँ पे जल की कमी क्यों है। जैसे कि अभी आप भारत देश में ही अगर देख लेते हैं तो तमिलनाडु वगैरह साइड में जल की बहुत मतलब वहाँ पे कई इलाकों में जल की कमी हो जाती है। वहाँ पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं होता। जैसा कि हम लोगों ने भी न्यूज़ में भी सुना था कि चेन्नई में भी जल संकट आया हुआ था। और बिहार के सापेक्ष में देखें तो बिहार में भी बिहार के जो मैदानी भाग है, अर्थात गंगा की उत्तरी मैदान, तो गंगा के उत्तरी मैदान में जल की आपूर्ति अत्यधिक है। लेकिन वही दक्षिणी गंगा के दक्षिणी मैदान में फिर जाते हैं तो जल की आपूर्ति उतनी मतलब समान तरह से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान में आता है। हमारे मानस पटल और तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र चिंतित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके असंतोष, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के आसपास वितरण के कारण होती है। अर्थात यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं राजस्थान के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया हुआ है कि वहाँ के जो पानी जो घड़ा में भर करके महिलाओं द्वारा जो लाई जाती है, उनका चित्रण जब अपने दिमाग में आता है कि कैसे वो लोग कोसों दूर जा कर के घड़ा में मटका में पानी अपने दैनिक उपयोग के लिए लाते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं।
क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अत्यधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क क्षेत्र में शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जल का उपयोग सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि खेती करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि शुष्क खेती जो ठंडे के मौसम में जिस भी फसल की खेती की जाती है उसमें पानी की आवश्यकता मतलब पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन वही जब जैसे में खरीफ फसल जैसे में धान हो गया तो धान की जब खेती होती है उसमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है क्योंकि ये ग्रीष्म काल में होती है। तो इस समय पानी की आवश्यकता अधिक होती है और उसमें भी अर्थात खेती में भी पानी की आवश्यकता अधिक होती है और इसके लिए जल की आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट करके दिया गया हुआ है कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई अभाव नहीं है और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश अर्थात भारत देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। अर्थात यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इजराइल ऐसा देश है। इजराइल लगभग जॉर्डन के बगल में है, वहाँ के बगल में वहाँ पे मृत सागर भी है। ठीक है, तो इजराइल के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि इजराइल में पानी की कमी नहीं है, वहाँ किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये है कि वहाँ वार्षिक वर्षा भी बहुत कम है, उसके बाद भी वहाँ की पानी की कमी नहीं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वहाँ का साइंस अर्थात वहाँ पे टेक्निकल इतना आगे निकल चुका है न, वहाँ की व्यवस्था इतनी हाइब्रिड हो चुकी है कि उस साइंस के द्वारा अपने टेक्निकल के द्वारा वो बहुत आगे निकल गया हुआ है और लगभग अपने देश के सभी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने में वो सफल है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है और ये कुछ चित्र दिखाई गई हुई है जिसमें पानी के लिए लाइन में लगे हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योग के बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों और अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जल का जो अलवणीय जल है अर्थात जो समुद्र का जल है, जो नदी का जल है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसी के बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी होती है अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों को पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अर्थात शहर में जो हर एक जगह पे जो नलकूप लगा हुआ उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है, यही बताया गया हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ठीक है, अर्थात जो इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है जल का, ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है आने वाले भविष्य में। इसी के बारे में बताया गया हुआ है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। ठीक है, जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अर्थात यहाँ किसी भी संसाधन का जब दुरुपयोग किया जाता है तो उससे जो आने वाली खतरा जो भविष्य में होती है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर जल संसाधन का अत्यधिक दुरुपयोग अगर हो तो आने वाले भविष्य में जल की पूर्ति नहीं हो पाएगा, जिससे स्वास्थ्य खराब होगा, लोगों प्यास के मारे त्राहिमाम हो जाएंगे। इसी सब आने वाले भविष्य के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, अर्थात ये एक जल का सदुपयोग करके, अर्थात जो अलवणीय जल जो समुद्र का जल है या जो नदी का जल है उसका उपयोग करने के लिए नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का उपयोग किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको उसे क्रियान्वयन में लाया जाता है। उसी के बारे में बताया गया हुआ। आगे चलिए देखते हैं, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की जलीय कृतियों के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है कि ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। उसी के बारे में यहाँ फिगर दिखाया गया हुआ है। आगे देखते हैं। और इतिहास में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था, जैसा कि हम लोग एशियंट हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने समय के सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील, जो कि 11वीं सदी में बनाई गई है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए हुए थे जो कि हमारे भारत में भारत के इतिहास में कब से जल प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया था उसी के बारे में कुछ पॉइंट करके दर्शाया गया हुआ था, जो कि हम लोगों ने देखा भी अभी। ठीक है, आगे देखते हैं।
बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाइयों के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात यहाँ बांध जब बनाया जाता है तब उसको किस तरह से और कितने पार्ट में बांटा जा सकता है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों के परिनिरीक्षित और विरोध में विषय बने हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया हुआ है हीराकुंड बांध का। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बांध के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है जो कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने के ऋतु में जलीय जीवों का नदियाँ एवं स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, कालांतर में अपघटित हो जाती है। ठीक है, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों के उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश के बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी जहाँ भी बांध बनाया जाता है, बांध परियोजनाओं को बनाया जाता है, तो उसके आसपास को क्षेत्र को खाली करा दिया जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने देश की तरक्की के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, अपने ज़मीन या फिर जो भी अपना संसाधन हो तो सब चीज़ का कुर्बानी देते हैं। इसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए अगर स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वह वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? अर्थात बताया जा रहा है कि जो परियोजना बनते हैं तो उसके कई आसपास के जो क्षेत्र होते हैं
तो वहाँ के क्या जो मज़दूर लोग होते हैं, जो क्या जो वहाँ के जो किसान लोग होते हैं, क्या उस परियोजना से उससे जो बिजली उत्पन्न होती है या फिर जल निकाला जाता है, क्या उससे आसपास के मज़दूरों को, किसानों को फ़ायदा होता है, या बड़े बड़े साहूकारों या फिर बड़े बड़े लोगों को इसका फ़ायदा होता है। इसी के बारे में बताने की कोशिश किया गया हुआ है। ठीक है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें मृदाओं के लवणीकरण और गंभीर परिस्थितियों परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इससे अमीर यहाँ पर कुछ नर्मदा बचाओ के बारे में, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है। इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे मतलब उसी का पॉइंट है। यहाँ पे एक सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया हुआ है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गाँव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल को आवश्यकता को पूरी करती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। अर्थात जैसे कि भी देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में असम और मणिपुर के बीच में और अभी देखें तो फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद होते रहते हैं। तो इसी सब की समस्याएं उत्पन्न होती है, यही बताने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दिए गए कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैप दिया गया है जिसमें नदी के बारे में चर्चा किया गया है। इसको हम लोग देख सकते हैं जूम करके। यहाँ पे मैं आपको पॉइंटेज में बता दे रहा हूँ। यहाँ से जैसा कि हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी में भी देखा था कि यहाँ मानसरोवर के झील से यहाँ से मतलब सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और सिंधु के सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी जाती है। ठीक है, और इधर अफगानिस्तान के क्षेत्र से इसमें काबुल नदी भी आती है, और फिर यहाँ से कुर्रम भी इसमें आकर के मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये रहा मतलब जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उससे जस्ट बगल से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। फिर यहाँ से गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। जैसे कि ऐसे पूरा उत्तरी भारत को सिंचित करते हुए बांग्लादेश में आकर के गिरती है। यहीं से गोदावरी नदी भी निकलती है। ठीक है, सॉरी गोदावरी नहीं, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी को बढ़ा करके फिर यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये रहा गोदावरी नदी, ये रहा कृष्णा नदी, और ये रहा कावेरी नदी। ठीक है, और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भी और सब है। और ये रहा महानदी, जहाँ पे ये हीराकुंड बांध, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा अभी भी। ठीक है, जो कि महानदी पे बनाया गया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियाँ उनके उद्देश्यों में विफल हो
जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के दशा में तो बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब अत्यधिक पानी आती है तो जो बांध बनाया जाता है वो भी उस जल को संग्रहण करने में असफल हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु विद्युत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। अब बाढ़ के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिससे कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती जाती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावना होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़ में भी लगभग 2 साल पहले सुना था कि यहाँ उत्तराखंड में मतलब पानी अत्यधिक आ जाने से भारत के जो 2 महत्वपूर्ण जल विद्युतीय परियोजना था वो नष्ट हो गया था। ठीक है, की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ फसलों और कीटाणु जनित बीमारियाँ को प्रदूषित फैलते हैं। जिस तरह की जिस समय अत्यधिक जब वर्षा हो जाती है तो जो धान की जो खेती होती है उसको बहुत अत्यधिक ही प्रभावित करता है। बहुत सारा बीमारियाँ भी उसमें पैदा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उपज की काफ़ी हानि होती है। आगे देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाए, उसी के बारे में देखते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उस पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा परिस्थिति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा यहाँ पे देखिए तो कुछ फिगर में हेवी रेन ड्राउन्स कोलकाता के बारे में जब भारी बारिश हुई थी उस समय के चित्र के बारे में दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, जो बाढ़ आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पेपर का कटिंग लगा हुआ है। आगे देखते हैं। कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण है। अर्थात जल को संरक्षण करने के लिए वहाँ के आम जनता, वहाँ के आम लोग जो ग्रामीण लोग है, जो किसान लोग हैं, वो जल प्रबंधन का कुछ अपना तरीका अपनाए थे। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यह
सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र समय में दिखाया गया हुआ है कि छत पे कैसे पानी को संचय किया जाता था। ठीक है, उसी सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ बताया गया हुआ कि पीवीसी पाइप के इस्तेमाल करके किस तरह से जल का संचय, मतलब जहाँ पे जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जहाँ जल की किल्लत होती है, वहाँ पे जल का उपयोग करने के तरीके अपनाए गए हुए हैं, तो उसी के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जैसे जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टाँके में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालन पानी जैसे कि इसे इन क्षेत्र में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की राहत मिलती है। ठीक है, यहाँ पर यह जो पालन पानी का जो वहाँ का जो वर्षा जल संग्रहण करने की जो बात की गई है, उसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ इस चीज़ को वहाँ पर गांव वाले, वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, इस नाम से पुकारते थे। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर वर्षा काफ़ी समय तक के लिए संग्रहित किया जाता था। पीने योग्य पानी जो कि यहाँ के मुख्य आहार के पीने के लिए उपयोग किया जाता था, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, एक रोचक तथ्य जो मेघालय राज्य की शिलोंग की कहानी के बारे में बताया गया हुआ कि वहाँ पे वर्षा का संचय किस तरह से किया जाता था, उसी के बारे में इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज ही भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का एक तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक संग्रहित जल के बारे में ये बताया गया हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा ऊपर। आगे देखते हैं अब बांस की ड्रिप सिंचाई के बारे में। यह बांस की एक ड्रिप सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि किस तरह से किया जाता है उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। क्योंकि मेघालय में नदियों व झरनों के बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है, उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करके ये बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट करके भी दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं अच्छे से आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों तक हर वर्ष लगभग
काफ़ी मात्रा में जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, एक तमिलनाडु के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।